Assalamu alaikum. Today is my topic is about of nuclear physics and I explain the topic radioactivity. आज मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ये बेसिकली टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, हम अनस्टेबल न्यूक्लियस को कैसे स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है ना ऑफ अनस्टेबल इन न्यूक्लियस इनटू स्टेबिलिटी, यानी कि हर चीज़ जो होती है ना, वो अगर कोई चीज़ अनस्टेबल में है तो हम उसको स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह लेके जाएंगे। और ये तो ज़ाहिर ही है, अगर कोई चीज़ अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो एनर्जी भी रिलीज़ होगी, और कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है ये हमें रेडियो एक्टिविटी बताती है। और हमें इसमें बताया जाता है कि कितने टाइम के अंदर कितने एटम्स डिके हो रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि नेचर फोर्स कर रही है कि आप अनस्टेबल हैं तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। और इसकी हमारे पास दो तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप्स है हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर होता है 83 से, और ये हमारे पास बेसिकली अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है, इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होता है। जो चीज़ इसके पास मतलब अनस्टेबल का मतलब ये मतलब है ये कि कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा है तो जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी वो कम होगी, उसके नतीजे में वो स्टेबल होगा। कुछ एनर्जी और कुछ मैंने जैसे कि आपको रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन में बताया गया था कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, और कुछ एनर्जी जो जो एनर्जी वो रिलीज़ होगी ना वो अल्फ़ा बीटा और गैमा की शक्ल में होगी। ये मैंने बेसिकली अपने नोट्स शेयर किए हुए हैं कि इसकी कैसे डेफिनेशंस लिखनी है, कैसे ये लिखना है। ये रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है और ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया है। अगला टॉपिक है मेरे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसमें हम ये बताएंगे कि जो स्टेबल एलिमेंट को भी रेडियो एक्टिव बना सके, कि जो हमारे पास स्टेबल एलिमेंट है ना उनको हम रेडियो एक्टिव कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे पास स्टेबल हैं। अब कोई भी चीज़ अनस्टेबल उस वक़्त होगी जब उसके न्यूक्लियस में डिस्टर्बेंस होंगी, या प्रोटॉन या के में डिस्टर्बेंस हो जाए, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर कम या ज़्यादा हो जाएं, यानी कि कभी ज़्यादा हो गए कम आ गए तो डिस्टर्बेंस हो। अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए पहले हम नेचुरल में बात की थी कि हमने स्टेबिलिटी से अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना है, लेकिन आर्टिफिशियल में बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट स्टेबल है तो हम उसको किस तरह से अनस्टेबिलिटी में लेकर आ सकते हैं। तो हम उसमें बताएंगे कि जब हमारे पास कि अनस्टेबिलिटी बेसिकली मेन पॉइंट है कि अनस्टेबिलिटी हम कैसे पैदा करें। तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी होगी। जब मसलन ये कि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं गोल्ड, जब हम गोल्ड पर एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो उसका न्यूक्लियस डिस्टर्ब होगा, प्रोटॉन निकलेगा तो अल्फ़ा डिके। अगर मतलब कोई रेडिएशंस अमिट होंगी जब वो अनस्टेबल से स्टेबल होगा, वो अगर प्रोटॉन निकलेगा तो उधर से तो अल्फ़ा डिके हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ पर बीटा डिके होगा। या फिर ट्रांजिशन, इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन या फिर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पर गैमा डिके हुआ है। और ये हमारे पास की कोई डेफिनेशंस हैं, और इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। बेसिकली ये मेडिकल में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल डायग्नोसिस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर पावर प्रोडक्शन में जब डिस्ट्रक्टिव पावर प्रोडक्शन करनी हो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। साइंथिसिस कोई नया एलिमेंट बनाना हो तो वो हम कैसे बना सकते हैं, हम उसकी साइंथिसिस कैसे कर सकते हैं, हम ये बता सकेंगे। और फिशन रिएक्शन, बेसिक बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। फिशन रिएक्शंस जो होते हैं ना बेसिकली ये हमारे पास एग्जांपल है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की।
हम एक एलिमेंट ले लेते हैं यूरेनियम 238। जब इसका डिके होगा, टाइम डिके होगा, तो यहाँ पर से न्यूट्रॉन अमिट होगा। और अगर हम बात ले लें फ्यूजन रिएक्शंस की, फ्यूजन रिएक्शंस की ले लें, तो फ्यूजन रिएक्शंस जो है ना हमारे पास बेसिकली एग्जांपल है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की हैं। फ्यूजन का बेसिकली हम ये बताएं ना, फ्यूजन जो हो रहा है ये चाइना ने है ना, इसकी एग्जांपल है चाइना। चाइना ने सन बनाया ऑन द बेस ऑफ फ्यूजन। उसको ऐसे उन्होंने ऐसे इनिशिएट करता, लेकिन ऐसे इनिशिएट उसको करवाया, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी ना वो उसको कंट्रोल नहीं कर सका। यानी कि एक फ्यूजन जो है ना वो 100 साल तक हमें एक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। बाकी अमेरिका, जर्मनी, टोक्यो अमेरिका जो जर्मनी टोक्यो ये हमारे पास रिसर्च कर रहे हैं फ्यूजन रिएक्शंस पे। और उन्होंने और जर्मनी टोक्यो ने तो हमारे पास एक फ्यूजन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने एक डिवाइस भी बनाया जिसका नाम था टोकामैन। और फिशन रिएक्शन, अगर हम इसकी एग्जांपल, मैंने तो आपको पहले बताया यूरेनियम 238 है, उसका टाइम डिके होगा तो न्यूट्रॉन एमिट होगा। लेकिन अगर हम बात करें एक आइसोटोप ले लें हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ कर रहे थे तो उससे कुछ एनर्जी देते हैं, मतलब प्रोटॉन H11 है हमारे पास, प्रोटीनियम, इससे ये सब हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। हमें लार्ज एनर्जी चाहिए होगी इसको टू क्रिएट स्टेबल डिस्टर्बेंस हमें इसको पहले, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर स्टेबल है। जब हमें इसको अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है तो हमें इसके लिए इसके न्यूक्लियस में हमें डिस्टर्बेंस करनी होगी। और अगला मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। इसके 3 मैकेनिज़म्स हैं, ये बेसिकली आपको नीचे ज़रा नज़र आ रहे हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। बेसिकली हम ये बताएंगे अल्फ़ा डिके क्या होता है। अल्फ़ा डिके एक ऐसा रेडियो एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर अल्फ़ा के न्यूक्लियाई मिले आपको और He2 हीलियम एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एमिट होने चाहिए उसमें से, प्लस 2 की अगर 2 इलेक्ट्रॉन एमिट होने चाहिए और वो प्लस भी होने चाहिए, तो 2 के ये जब भी निकलेंगे हमारे पास 2 के कम्बिनेशन से निकलेंगे। और अगला हमारे पास इसमें है मैंने बीटा डिके में अगर आपके पास न्यूक्लियाई में से नेगेटिव पार्ट निकलेगा, अगर नेगेटिव पार्ट निकलेगा ना तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बीटा डिके हो रहा है। और अगला जो इसका मैकेनिज़्म है ये है हमारे पास गैमा डिके। गैमा डिके हमारे पास वब होता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। वो जब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशंस करेंगे शेल्स के अंदर, मतलब sp-d-f के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास रेडिएशंस एमिट होंगी, उसको हम कहेंगे बेसिकली वो हमारे पास गैमा डिकेज है जो ट्रांजिशंस होगी। तो इसकी बेसिकली मैंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट इसका दिया हुआ है कि ये हमारे पास गैमा डिके है। और अब मैं बताऊंगी इसके डिफरेंस फोटोन में क्या होता है। और फोटोन की बेसिकली हमारे पास सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसको बारे में कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि जो फोटोन्स होते हैं और गैमा रेडिएशंस होती हैं ये हमारे पास एक रेडिएशंस की फॉर्म में होती हैं। और सेकंड इसका स्टेप है कि इसमें जो प्रोसेस ऑफ जनरेशन, यानी कि उसकी जनरेशन का बनने का वक्त होता है ना, जनरेशन का अमल होता है, प्रोसेस होता है, वो हमारे पास बिल्कुल इन दोनों का सेम है। और थर्ड इसका ये है कि अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो गैमा रेडिएशंस की हमारे पास हैव हायर एनर्जी रखते हैं, लेकिन जो हमारे पास
फोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास लोअर एनर्जी रखते हैं। अगर हम फोटॉन्स की बात करें, इसमें स्पेक्ट्रम कौन से टाइप का होता है, तो इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। और जो गैमा रेडिएशंस है वहाँ पर तो बेसिकली ट्रांजिशंस हो रही होती है, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम होता है उसका कोई स्पेक्ट्रम ही नहीं होता है। और ये आप देख लीजिए, ये मेरे इसके नोट्स हैं रेडियो एक्टिव टॉपिक के। और डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड फोनॉन में एक चीज़ और भी आ जाती है कि जब फोटॉन्स एमिट होती है ना, इनकी जब ट्रांजिशंस होती है वो के एल एम एन शेज में होती है। जबकि अगर हम गैमा की बात करें, गैमा गैमा जब रेडिएशंस एमिट होती हैं तो इनमें कौन सी किस्म की ट्रांजिशंस होती है, वो हमारे पास होती है एस न्यूक्लियस में जो ट्रांजिशंस होती हैं वो होती है हमारे पास एस बी डी एफ शेज में होती हैं। फोटॉन्स का तो फोटॉन्स जो होते हैं इनका हमारे पास कोई मैस नहीं होता है, इनका ना ही हमारे पास ज़ीरो चार्ज होता है। और जबकि गैमा रेडिएशंस होती हैं इनकी हैव ओनली इनके पास सिर्फ एनर्जी होती है। अगर हम एटम के न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करें और वो एनफ एनर्जी नहीं थी कि उसने प्रोटॉन को निकाला या इलेक्ट्रॉन को निकाला, ना अल्फ़ा बीटा डिके हुआ, सिर्फ वो अपनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, जब वो जो एनर्जी उसने प्रोवाइड की है जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वो ग्राउंड स्टेट से वापस आएगा। अगर ये प्रोसीजर हमारे पास के एल एम एन शेल्स में हो रहा हो तो ये फोटोन होगा। अगर आपने एटम को इनफ एनर्जी प्रोवाइड की, बेसिकली आपको कंसेप्ट पता चल गया कि फोटोन होता क्या। अगर आपका कोई बेसिक कंसेप्ट पूछ ले, बाकी डेफिनेशंस तो मैंने ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दी हैं। बकाया आपको ये मैंने बताना था कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एटम के अगर न्यूक्लियस को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें और वो हमारे पास इनफ एनर्जी नहीं थी कि उसने प्रोटॉन निकाले या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाले, अगर निकाले ना ही वहाँ पर प्रोटॉन निकला, ना अल्फ़ा हुआ, ना इलेक्ट्रॉन निकला, ना ही हमारे पास वहाँ पर बीटा डिके हुआ, तो सिर्फ वहाँ पर वो जो अपनी एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा ना, जब वो एनर्जी प्रोवाइड की तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यानी कि फिर वो ग्राउंड स्टेट से पहले वो एक्साइटेड स्टेट में फोटोन गया, फिर वो वापस आया। अगर वो ये प्रोसीजर हमारे पास के एल एम एन शेल्स में हो रहा हो तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास फोटॉन्स हैं। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी गलती वगैरह हो गई हो तो आपको सॉरी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो देन यू कमेंट ऑन योर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप ये देख लीजिए। ये बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स का एक टॉपिक है, इसके थोड़े बहुत इंसान को कंसेप्ट होने चाहिए, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और एक और चीज़, रेडियो एक्टिविटी का एक यूनिट होता है क्यूरी, और जो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और इसकी जो जनरेशन पर सेकंड है ये हमारे पास है 3 × 10⁻10। ये मैंने सारा इसमें करवा दिया है, और बाकी ये आपको ये मैंने इधर नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और किसी टॉपिक के बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।